गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। बसंत की पुस्तक से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के बारे में हमने कल तुम्हें समझाया था। आज फिर उसके आगे देखते हैं बेटा स्टोरी में क्या होता है। आगे बताएगा। इसमें लेखक ने लिखा कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। लेखक ने बताया कि मैं केवल 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद, काफ़ी समय बीत गया, जब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। लेखक बड़ा हो चुका है, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बद्दू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। बिरले ही हाथों में, यानी बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बद्दू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बद्दू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब लेखक ने कहा, नमस्ते बद्दू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि 10 साल हो गया था ना उसको गए अपने मामा के यहाँ। 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका था और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, पहचानने के प्रयास कर रहा था कि ये कौन है। लेखक ने परिचय दिया, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, कुछ याद करने का प्रयास कर रहा था कि यह कौन है। तब तक उसे याद हो आया और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। लेखक को बद्दू लला कहता था बचपन में। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, शीशे की चूड़ियाँ बनने लगी हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। लेखक ने कहा, लेकिन कांच तो खतरनाक होता है ना, वो जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, क्योंकि बद्दू बहुत कमज़ोर हो चुका था, तन से और मन से। लेखक ने सोचा उसे दमा है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है।
यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक ने विषय बदल दिया। उससे पूछता है, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, खुश होकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर सामने होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। बल्लू ने कहा, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई रखता था। पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों कि बल्लू लेखक के लिए मलाई भी रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी ना, तो वो कहाँ से खिलाता गाय को। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सा आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था, चौगुनी आम एक बखत में खा जाता था, यानी एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। लला कैसे हैं? इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलियों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी सुंदर लग रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, लेकिन इसका दाम वो 10 आने दे रहे थे। 10 आने मुझको दे रहे थे, मैंने उन्हें नहीं दिया। स्वाभिमानी था ना बदलू। कहा, शहर से ले आओ, 10 आने में नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बल्लू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, ये कहानी के माध्यम से मशीनी युग के कारण बेरोजगार हुए लोगों की ओर संकेत किया गया है। कितने ही सुंदर शब्दों में लेखक ने बल्लू मनिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है और उसको पढ़ने वाले भी इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी बल्लू ने हार नहीं मानी, लाख की चूड़ियाँ बनाया, लेकिन जमींदार साहब ने सही मूल्य नहीं दिया तो उसने उसको नहीं दिया और उसने नहीं दिया। फिर अपनी बेटी को पहनाया, जैसा तुमने अभी देखा कहानी में। तो लेखक ने लिखा है कि बल्लू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की तरह नहीं था कि वह आसानी से टूट जाता। बच्चों, नेक्स्ट वीक हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।